वाराणसी के लोगों और सिंध के लोगों को जवाब दे हूँ और मैं जवाब दे रहूँगा। मैं इस असेंबली को जवाब दे रहूँगा हर चीज़ के लिए। मैं किसी और को नहीं जो आते हैं कि जी ये कर लो वो कर लो, मैं अपनी लीडरशिप को जवाब दे रहूँगा। बाकी जो आते हैं ना वो खुश रहें, कभी कभी टीवी के सामने नजर पड़ जाती है ना, तो मैं सोचता हूँ कि अरे अभी जरूर मुशर्रफ की तारीफ करने आया है कोई बंदा, तो फिर मैं कहता हूँ नहीं वो चौधरी शुजात की तारीफ करेगा, फिर मैं गिलानी साहब की शायद तारीफ करेगा, लेकिन फिर वो बात किसी और की करता है, मैं कहता हूँ कल पता नहीं किसकी करेगा। अच्छा उसको करने दे, वो खुश रहे इस चीज़ पे। आई एम रियली ग्लैड कि वो कर रहे हैं। चाहे थर हो या कराची हो, ये पाकिस्तान के हिस्से हैं और हमने इंश्योर करना है कि यहाँ पर इंशाल्लाह जो फंड्स हैं वो अवाम की बहबूद के लिए इस्तेमाल हो। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो वक्त अब ख़त्म हो गया है जब फंड जो है वो छू मंतर से दुबई और लंदन में चले जाते थे। अब इंशाल्लाह सिंध के फंड सिंध के लोगों पर खर्च होंगे। रिसेंट मिनिस्टर एजुकेशन जो है वो जिस सब आके मिलके गए, उन्होंने अच्छी बातें की हैं। वी ट्राइंग टू कोऑपरेट और हम कोऑपरेट कर रहे हैं। ये बीच में जो खराब करने वाले होते हैं ना लोग, वो करते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन उनसे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। सिंध के लोग अपना हक लेना जानते हैं, उस हक को लेने के लिए उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चुना है। नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। मोहम्मद बिन कासिम की तरह आए भी और चले भी गए। ये अलग बात के फतह का ताज सर पे रखना शायद भूल गए, शायद ऐसा कातिब तकदीर ने लिख ना रखा था, या शायद ये भी मुमकिन है कि स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ लिखा ना गया हो। कहा गया था कि कई सीनियर पीपीपी अरकान हमसे राब्ते में हैं। असेंबली में मुराद सईद साहब ने खड़े होकर के बाकायदा फरमाया था 7 अरकान के नाम मैं बता सकता हूं जो इस वक्त सेशन में मौजूद हैं, जो एनआरओ लेने के लिए पसे पर्दा कोशिशें कर रहे हैं। नाम पूछा तो एन गैन शुरू। वो पीपीपी अरकान जो फवाद चौधरी या पीटीआई से राब्ते में थे, फवाद चौधरी साहब को या पीटीआई को सिंध को मफतूहा इलाका बनवाने में कामयाब क्यों ना हुए? फवाद चौधरी साहब सिंध में तब्दीली की हसरत लिए क्यों रवाना हो गए? मुराद अली शाह साहब ने जो इस्तकबाल इन्वर्टेड कॉमास में फवाद चौधरी साहब का आज सिंध असम्बली में किया, किस हद तक वो जस्टिफाई करता है? ये हमारा मौजू बहस है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है, आज गवर्नर तबूक मुलाकात हुई है उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब से, और ये जो हसीन जमील खूबसूरत सी, नाजुक नहीं कह सकता, क्लाशनकोफ आप देख रहे हैं। अगर ये एमक्यूएम का कोई सेक्टर इंचार्ज देता तो मैं समझता ये भी एमक्यूएम में, सऊदीया में भी एमक्यूएम है, लेकिन ये गवर्नर तबूक का तोहफा है खान साहब के लिए, तलाई क्लाशनकोफ का तोहफा। अब आवाम जो बेचारी पहले ही गुर्बत, महंगाई, कसाद बाजारी, बिजली और गैस के नरखों से मर रही है, जब वो गुड़ खाने से मर रही है तो उसे गोली मारने की क्या ज़रूरत है? इसी तरह के कुछ मुतफर्रिक मौज़ूआत पर दिल की भड़ास निकालने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सादिया सोहेल साहिबा ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से, गुल मोहम्मद जाखरानी साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी फरमाएंगे, और मोहतरमा रोमीना खुर्शीद साहिबा इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। सर, मफतूहा इलाका सिंध को बनाने की हसरत थी गुल मोहम्मद जाखरानी साहब, आपके ख्याल में गवर्नर तबूक पर आते हैं, एक आदमी जो गुड़ से मर रहा हो उसे गोली मारने की क्या जरूरत है? अवाम तो पहले ही महंगाई, बिजली, गैस के नरखों से मर रही है, तो ये तलाई क्लाशनकोफ ज्यादती नहीं है? नहीं, बिल्कुल नूरुल आरफीन साहब, आपने जो अपने इंट्रो में बात की है, पहली बात यह है कि जो जैसे आपने खुद फरमाया, इन 6 महीनों के अंदर अवाम के ऊपर जो जुल्म के काले बादल मंडला रहे हैं उससे अवाम बहुत बेजार हो चुका है। क्योंकि एक तो उन्होंने बड़े ऊटपटांग बातें की थी कि हम जब आएंगे तो यहाँ शहद और दूध की नदियाँ बह जाएंगी और सारे मसाइल हल हो जाएंगे और गुर्बत को हम ख़त्म करेंगे, लेकिन उन्होंने जो वायदे किए हैं उसके बरक्स यहाँ महंगाई उरूज पे है, और उसके अलावा अकरबा परवरी, जैसे उन्होंने अपने यारों को, दोस्तों को, सबको, किसी को लंदन से जो इनके इन्वेस्टर थे सबको बुला के उनको किसी को काबीना में रखा है, किसी को कहाँ रखा है, लेकिन अभी पूरे पाकिस्तान के लोग इनसे बेजार हो चुके हैं। तो अभी जैसे आपने फरमाया, अब तबूक के गवर्नर ने एक उनको खूबसूरत क्लाशनकोफ खान साहब के हवाले किया है। मैं समझता हूँ लोग तो पहले ही मर रहे हैं, उनको क्लाशनकोफ की ज़रूरत नहीं है। तो यही जो हालात हैं, ये बहुत ही इनके जो भी चीज़ें हैं वो अब 6 महीने के अंदर अंदर इनका पोल खुल गया है। इनके पास
कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई आगे के लिए कोई उनका कोई रोड मैप नहीं है। ये डेली वेजेस पे चल रहे हैं। अभी पहले कहा गया कि हम किस्ता नहीं उठाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे, हम खुद अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। अभी IMF के पास भी जा रहे हैं, लेकिन अभी भीख मांग रहे हैं। एक एक जो भी मुल्क जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, वहाँ जाके जब भीख मांगते हैं, कोई कितना डॉलर देता है, कोई कितना डॉलर देता है, कोई कितना डॉलर देता है, तो वही समझते हैं कि ये हमारी कामयाबी है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बुरी नाकामी है। लेकिन ये सिर्फ PTI की, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की बात नहीं, हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है। अभी हमें हमारे मुल्क की सर्वाइवल का मसला है। ये जो चीख रहे हैं, चला रहे हैं, तो इनको कोई सिंध में हम आके फतेह करेंगे, ये वो आया है, उसको कोई पूछता नहीं है। फाटक वाला भी उनको नहीं जानता है। जो फवाद है, मैं समझा क्या है, मैं समझा ये एक फजूल आदमी है। वो कभी मुशर्रफ के पीछे बैग लेके चलता था, कभी गिलानी साहब के पीछे चलता था, कभी चौधरी शुजात के पीछे चलता था, और आज इनके पास है, कल किसी के और पास होगा। ये किराए के कातिल हैं, वो बातें करते हैं। इनके पास कुछ कोई सिंध का लोग उनको जानता है, कोई पहचानता है? फाटक वाला भी नहीं पहचानता। वो आया है सिंध फतेह करने के लिए। मोहतरमा सादिया सुहेल साहिबा, मैम मैं आपको प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू करने की इजाज़त चाहूँगा। ये मुझे बताइएगा काइंडली उन 7 लोगों के नाम, जिस तरह से मुराद सईद साहब ने फरमाया कि 7 लोग असम्बली में मौजूद हैं, नाम पूछा तो ऐन गैन हो गए। अब आप मुझे उन सीनियर PPP अरकान के नाम बताकर मेरी दिलबस्तगी का सामान फरमाना चाहेंगी जो फवाद चौधरी या PTI से राब्ते में थे, लेकिन फवाद चौधरी को दाग़ मफारकत देनी पड़ी सिंध को, सिंध फतह ना हो सका, वो PPP अरकान को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? बहुत शुक्रिया। गले के लिए माजरत, गला कोई इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है, इसलिए चीखो दहाड़ ना मैं करूँगी, ना मैं उस टाइम उस लहजे में बात कर सकती हूँ। बड़े तहम्मुल से बात करूँगी। अभी मेरे पीपल्स पार्टी के भाई बात कर रहे थे और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था और हैरत हो रही थी कि आप बात कर रहे हैं कि हम भीख मांग रहे हैं और हम मुल्क चलाने के लिए दोस्तों के पास जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है जब पीपल्स पार्टी या नून लीग में से जब ये कोई बातें करता है, जिन्हें 25-25 साल हो गए हैं इस मुल्क में हुकूमत करते हुए, फेडरल पे भी आए, सूबे भी इनके पास हैं, जिन्होंने मुल्क को आज इस दुराहे पे ला के खड़ा कर दिया है कि आज मुल्क की मईशत को चलाने के लिए आपको बाहर देखना पड़ता है। इन्होंने कौन से झंडे गाड़े थे, इन्होंने ऐसे कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं कि जो ये दूसरों पर किस मुंह से तनकीद करते हैं कि जी किस आपके सिंध में जो दूध की नहरें बहाई आपने, वो भी सब जानते हैं। आवाम तो देख रही है, आवाम ही ने तो फैसला किया है और ये आपको फैसला बर्दाश्त करना पड़ेगा। जहाँ तक बात है कि फवाद ने किसी का नाम लिया या मुराद सईद ने किसी 7 लोगों का नाम लिया, मैं किसी का नाम ना लेती हूँ, ना मुझे लेने की ज़रूरत है, ना मैं दोहराती हूँ। मेरा एक साफ बात है कि किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं। फतह जो है ना वो असम्बलियों को या MPAs को या MNAs को नहीं किया जाता, फतह लोगों के दिलों को किया जाता। और जो जब आप लोगों के दिलों को फतह कर लेते हैं, उनमें अपना प्यार मोहब्बत पैदा कर लेते हैं, फिर ये तमाम चीज़ें बहुत छोटी होती हैं। इमरान खान ने लोगों को अपने विजन से, अपने पाकिस्तान से मोहब्बत से, अपनी शफाफियत से लोगों का दिल जीता है। किसी ये अपने आज मुझे बताएं जो अकाउंटों के ढेर निकल रहे हैं, जो इनके बच्चों के पास, इनके बच्चों के अकाउंटों में माशाल्लाह वो जरदारी साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, आज ये मालो दौलत जो इन्होंने कमाई है, ये मुझे बता सकते हैं ऐसी कौन सी उनकी खजाने निकल रहे थे, खजाना दरियाफ्त हुआ था तो इनके असासे ऐसे बड़े इस मुल्क को लूट के। आज इमरान खान अगर निकला है इस मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए तो वो अपने मुल्क पे लगाएगा, अपने उसके खजाने नहीं बढ़ेंगे। खता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए मोहतरमा रुमीना खुर्शीद साहिबा के पास जाना चाहूँगा। मोहतरमा रुमीना खुर्शीद साहिबा, मैम नवाज शरीफ साहब ने बकौल सादिया सुहेल साहिबा के नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को लूटा है। आप मुझे ये बता सकती हैं कि सादा सा कारोबार भी तो किया जा सकता था। वो एक सिलाई मशीन, वो एक जादुई करिश्माती मोजजाती सिलाई मशीन भी तो हासिल की जा सकती थी, जिससे किसी ने अमेरिका में इतनी बड़ी बड़ी जायदादें बना ली, दुबई के एम्पायर खड़े कर लिए।
क्या जरूरत थी ये स्टील का, सरिये का, लोहे का गंदा काम करके बिला वजह नैब को अपने पीछे लगा लेने की? मुहज्जब तरीका वारदात ही अगर होता तो क्या बरात के इम्कानात मौजूद न थे? जवाब मुझसे लीजिए। नहीं मैम, जवाब आपसे कैसे ले लूं? जवाब तो मोहतरमा रूमीना खुर्शीद साहिबा से बनता है। आप थोड़ा सा अपने गले को रिलीफ दीजिए। मैं आपकी तरफ आता हूँ मैम, ऑफिस को मैं आपकी तरफ आता हूँ निहायत इज्जो इंकिसारी से। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जरा प्लीज ब्रेक पे पांव रखिए। मैं जरा रूमीना खुर्शीद साहिबा से जनरल नॉलेज की कुछ बातें कर लूं। जी रूमीना खुर्शीद साहिबा। जी बहुत शुक्रिया नूर अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। सबसे पहले तो आपने खुद ही सवाल के जवाब भी दे दिए। बात यह है कि वही इमरान खान साहब हैं जो हमेशा ये फरमाते थे कि शौकत खानम हस्पताल जिसकी ज़मीन जो है पंजाब जो है उस गवर्नमेंट ने उनको दिया, तो वो भूल गए कि वो ज़मीन किसने दी। और वही हॉस्पिटल इस वजह से बना था क्योंकि वालदा के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तो सोचें कि वो शख्स जिन्होंने एक बड़े अच्छे कॉज के लिए चंदा इकट्ठा करके, ज़कात इकट्ठी करके एक हॉस्पिटल पाकिस्तान के अवाम के लिए बनाया, जबकि उनके पास शुरू से पैसे मौजूद नहीं थे। तो एक चीज़ तो वहाँ से क्लियर हो गई। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिनके अबाओ अजदाद लोहे का और सरिये का काम करते थे, हज़ारों लोगों को नौकरियां फराहम करते थे, आज वो 3 दहाइयों का अपना हिसाब किताब दे रहे हैं। उनसे सिलाइयों मशीनों का हिसाब नहीं मांगे जा रहे। और रही बात मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, तो वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अरबों के प्रोजेक्ट दिए हैं, अरबों की चीजें डिलीवर की हैं। मोहतरमा ने फरमाया कि वो कौन से झंडे लगाए हैं, तो इकोनॉमी के झंडे लगे, बीबी दहशतगर्दी खत्म हुई, सी पैक का प्रोजेक्ट आया, और ये गुज़श्ता माजी की हुकूमतों ने ही दिया है। और इसके अलावा नेम इट एंड गेट इट। और आलम तो ये है कि जो मुल्तान में जो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पे, आज ये नौबत आ गई कि क्योंकि हम हॉस्पिटल और तो बना नहीं सकते सरकारी, लिहाजा हम जो नाम है उनको तो चेंज करें। लैपटॉप हम दे नहीं सकते, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर जिसकी हमेशा नफी करते रहे, आज वो उसी नाम अपने ही फोटो सजा कर तो उस चीज को दे रहे हैं जहां पे वो मुर्गी और अंडों की बातें करते हैं। और मैडम ने कहा कि फवाद चौधरी जो है वो बड़ी वो दिलों को जीतना चाहिए। फवाद चौधरी ने क्या कहा? तो फवाद चौधरी ने कल सिंध में कहा कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे। तो दिलों को फतह करने वालों को एमपी एमएनएस को फतह करने की कब से जरूरत पड़ेगी? तो मेरे ख्याल में ये सवाल बहुत मायनी खेजर, और मालो दौलत जो है वो कौन कहां से लूटता है, क्या करता है, उसके लिए अदारे मौजूद हैं। जब नैब के अदारे मौजूद हैं तो फिर आपको क्या परेशानी है? आप मुल्क की भागदौड़ की तरफ, लेकिन नैब का आपने जिक्र किया तो मुझे याद आया मोहतरमा रूमीना खुर्शीद साहिबा, यहाँ मुझे एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो ये मालूम करने की कोशिश कर, ऑल्दो के हुक्मरान जमात ये बारहा बताती है कि नैब एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, ताहम उसके बावजूद भी क्यों हुकूमती वज़रा को बार बार या फवाद चौधरी साहब को इन पर्टिकुलर ज़रूरत पेश आती है कि वो मुराद अली शाह, बिलावल, आसिफ अली जरदारी या नूरुल आरफीन सिद्दीकी या सादिया सुहेल या वॉट एवर को गिरफ्तार करने की बार बार टिप दें, उनको इग्नाइट करें, उनको प्रोवोक करें ताकि ऐसा कुछ हो। ताहम आज नैब ने वाज़े कर दिया है कि किसी हुकूमती वजीर के कहने पर ऐसी कोई एडवेंचर हम करने का इरादा नहीं रखते। नैब की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर एक मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा सादिया सुहेल साहिबा, ये एक स्टेटमेंट मेरे सामने मौजूद है असद उमर साहब का। फरमा रहे हैं दोस्त ममालिक के पास आखिरी दफ़ा मदद के लिए जा रहे हैं। दोस्ती का खात्मा बिलखैर हुआ चाहता है इसलिए ये आखिरी का सीगा लगाया है, या खुदा न खास्ता किसी अनहोनी को उन्होंने फोरसाइट कर ली, फोर्सी कर लिया है इस वजह से, या उसके बाद हम एशियन टाइगर या दुनिया भर में इक्तसादी एक जिसको कहते हैं ना सुपर पावर बन के उभरेंगे, अमेरिका हमारे कर्जों पे पलेगा, तुर्की में जो खिलाफत खत्म हो गई थी वो फिर पाकिस्तान से उभरेगी। ऐसा कौन सा मौजज़ा होने वाला है कि जो एक मरतबा फिर आखिरी का सीगा लगाया गया है?
नूर साहब, पहले तो अल्लाह ताला आपके मुंह में घी शक्कर जो सारी बातें नेक ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से कि सब कुछ मुमकिन है और हो भी सकता है, और इसमें अच्छा गुमान रखने में कोई बुराई नहीं है। और इसको मैं आपके अल्फाज को ऐसे ही रखना चाहती हूँ कि जो आपने गुमान किया अल्लाह इसको दुरुस्त साबित करेगा। और दूसरी बात, मैं एक बात अपनी बात और आगे बढ़ाने से पहले, मेरी बहन बात कर रही थी, मेरी काबिल एहतराम बहन, उनके आगे एक मासूमाना सा सवाल करना चाहती थी कि वो फरमा रही थी माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब के बाओ अजदाद बड़े अमीर थे, रईस थे, लोहे का काम करते थे, तो लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं वो तो कहते हैं मैं एक गरीब बाप का, एक मज़दूर का बेटा हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसकी बयान को ज़्यादा सही समझूँ। और दूसरा बात ये कि असद उमर साहब ने जो बयान दिया वो बहुत ही अच्छे, जिस तरह आपने बयान किया बहुत ही, इंशाल्लाह हमारे मुल्क को अल्लाह ताला, आप यकीन क्यों नहीं कर पाते कि नहीं, अच्छा, मैं फतह कलामी की गुंजाइश निकालते हुए एक ज़मीनी सवाल इसी में ऐड कर दूं, आप उसका भी जवाब दे दीजिएगा। अभी जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल करने आ रहा था, मैं तो एक खबर चली है कि पीटीआई के अरकान ने असद उमर साहब को आड़े हाथों लिया। यहाँ तो पीटीआई के अरकान का एतमाद असद उमर साहब को हासिल नहीं है, ये कौम ये चूरन क्यों खरीदेगी? मुझे बताइए, आपने बहुत सारी सियासी पार्टियां आप देखते हैं कि ये पीटीआई का ही कमाल है कि जिसमें हम अपने चेयरमैन को, प्राइम मिनिस्टर को भी आड़े हाथों ले लेते हैं, अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भी। बाकी तो पार्टियों का ये मिजाज ही नहीं है, वो तो चू ही नहीं कर सकते। हमारे अंदर इतनी जमहूरियत है कि हम किसी अपने वजीर के फैसले पे तनकीद भी कर सकें, बात भी कर सकें, गलत को गलत भी कह सकें, सही को सही भी कह सकें, अपने प्राइम मिनिस्टर से उठ के सवाल कर सकें। ये तुर्रा इम्तियाज़ हमें जाता है और इसकी हमें शाबाश तो दे दे, मुबारकबाद तो दे दे, हमारे लोगों में इतना दमखम है। इसे कहते हैं स्पिन डॉक्टरिंग। बहुत आपने जबरदस्त तरीके से चौरंगी घुमा के बात को बाउंड्री से बाहर फेंक दिया, लेकिन बहरहाल हिसाब उधार रहा, इंशाल्लाह प्रोग्राम से पहले ही बराबर हो जाएगा। मैं सर ये मुझे बताइएगा, गुल मोहम्मद जाखरानी साहब, सर ये मुझे बताइए, मुत्तहदा अपोजिशन की बातें हो रही हैं, वहाँ शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को गले से लगाया। जहांगीर तरीन साहब का एक बहुत जिसे कहते हैं क्रिएटिव किस्म का ट्वीट भी आज इस हवाले से पढ़ा कि उन्होंने बड़े कमाल महारत से उन्हें गले से पकड़ के घसीटते हुए गले लगा लिया और वो बगलगीर हो गए और ये हो गए वो हो गए। पेट फाड़ने की भी बातें थी, ये थी वो थी। अदम एतमाद का इजहार तो अपोजिशन की जानिब से, अपोजिशन जमातों की जानिब से एक दूसरे के लिए अब किया जाता है, माजी में भी। आपके ख्याल में ये बदएतमादी कहीं आगे जाकर के पीटीआई की मुश्किलात को हल करने का सबब तो नहीं बनने वाली, या ये भी गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन ही होगा और उसके बाद फिर रावी सत्तू पी के सो जाएगा? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं कि जाहिर बात है नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के हरीफ रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में, और इसी वजह से जाहिर बात है उनकी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, अपना प्रोग्राम है। पीपल्स पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, अपना प्रोग्राम है, और पार्टी का अपना एक हिस्ट्री है। जिन्होंने पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए और यहाँ के अवाम के लिए उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। लेकिन फिर ये भी हुआ कि माजी के अदवार में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ऊपर भी नवाज लीग के दौर में बहुत सारे मुकदमात दाखिल हुए, फिर जेलों में भी वो रही, जलावतनी में भी रहा, और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल में रहा। इनका जो एहतसाब कमीशन था उसका सैफुर रहमान का, उन्होंने मुकदमात बनाए। फिर जब हालात चेंज हुए तो वो ही सैफुर रहमान जब अटक किले में आया तो जरदारी साहब को पाँव पड़कर उसने माफ़ी मांगी थी। वो हामिद मीर साहब और बहुत सारे एंकर और जर्नलिस्ट भी खड़े थे, कोई ढक्की छुपी मैंने आपके ऊपर झूठे मुकदमात बनाकर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन कहने का मकसद है कि पॉलिटिशियन सियासत में हर चीज़ हर आखिर नहीं होता है, बातचीत भी करना पड़ता है। फिर जब एग्जाइल में थे मियाँ नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब, तो उन वक्त हालात ये थे कि उनको आपस में बैठना पड़ा और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन हुआ जो COD एक बना था, और उसमें यह तय हुआ था कि यहाँ जो भी जमहूरी कदरें हैं हम उनको आगे बढ़ाना चाहिए, और जो भी जमहूरी तरीके से नतायज आए हम उनको तस्लीम करें, और जो अपोजिशन में बैठे वो अपना अपोजिशन का किरदार अदा करें, और बैकडोर से जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस आकर यहाँ मुल्क पे हुक्मरानी करते हैं उनके साथ हमें जमहूरी लोगों के नहीं रहना चाहिए। ये एक ज़रूरत थी। तो उसके बाद यही हुआ
जब हालात पैदा ऐसे हो गए, मोहतरमा यहाँ आए, उसके बाद उनकी शहादत हुई और फिर इलेक्शन हुए, फिर जरदारी साहब आ गया और उन्होंने यहाँ पे आके परवेज मुशर्रफ को चैलेंज किया और प्रेसिडेंट हाउस में वो बैठ गया और कोलिशन गवर्नमेंट बनी हमारा नवाज शरीफ के साथ, और पंजाब में भी और मरकज में भी। तो ये सारे सियासी में जो जिक्र कर रहा हूँ ऐसे प्रोसेस रहे हैं और फिर ऐसे हालात पैदा हो गए। जो जरदारी साहब ने एक ऐसी बात कही तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उसने अपने मुलाकातें भी मनसूख कर दी, तो एक दूरी पैदा हो गई। लेकिन मेरे कहने का मतलब है आज सूरत हाल फिर और बन गया है। आज अपोजिशन में नून लीग भी बैठा है और हम भी बैठे हुए हैं और 6 महीने तक इस हुकूमत का हमने जो तमाशा देखा, जो मैंने पहले आपको अर्ज किया, एक तो बिल्कुल इस मुल्क का जो मुआशी तौर सूरत हाल है वो बिल्कुल गंभीर हो गया है और उसके अलावा खारजा पॉलिसी कोई वाजे नहीं है, गरीब जो है सो गरीब तर हो गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो ये जो सूरत हाल पैदा हो गया ये मुल्क को दिवालिया की तरफ लेके जा रहा है। ये मुल्क के सर्वाइवल का मसला है, इसी वजह से हम मजबूर हो गए, हम साथ बैठे हैं और अपोजिशन के साथ मोहतरमा रुमीना खुर्शीद साहिबा, मैम ये जो बताया जा रहा है वैसा ही है या ये दर हकीकत कुछ और है जिसे लिबादा कुछ और पहनाया जा रहा है? ये दर हकीकत अपने आप को बचाने की, अपने तहफ़्फ़ुज़ की, वो जिसे कहते हैं ना कि आखिरी सी एक सही है, मुनहनी सी हो, नहीफ़ नज़ार हो, पे करे ना करे वो तो कातिब तकदीर जाने। आपके ख्याल में ये जरदारी शहबाज कब तक भाई भाई रहेंगे? पहली बात तो ये है कि मैं बहुत मशकूर हूँ सादिया साहिबा की जिन्होंने इतनी एहतराम और मोहब्बत से बुलाया। बात ये है कि ज़मीनी हकायक तो कुछ और बयान कर रहे हैं, जो बात कर रही है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नूर मसला ये है कि आप चाहे जहांगीर तरीन साहब की ट्वीट की बात कर लें, यहाँ तो पार्लियामेंट हमारे पीएमई जो है वो ट्वीट पे लगता है चल रहे हैं, क्योंकि वो पार्लियामान जिसने उनको इज्जत अता फरमाई, क्योंकि पार्लियामेंट में पीएम बनने से पहले हैं तो वो पार्लियामेंटेरियन। आप देख लें वो आवाम से गुफ्तगू भी अब तो ट्वीट पे चल रही है, तो हम उनके बारे में क्या कहें। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मजदूर हम तो सारे ही मजदूर हैं जी। अब जाहिर है हम लोग ऐसे मजदूर नहीं है कि सिलाई मशीनों से डॉलर निकल सके और अमेरिका में फ्लैट आ जाए, तो अब क्या कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि बहुत अच्छी बात है सवाल करना, लेकिन क्या ही खूब है कि पार्लियामान के फोरम के ऊपर भी आके उन सवालों का जवाब दिया जाए। और लताड़ने और फाड़ने की आपने बात की थी, तो मैं ये कहती हूँ कि क्या वो भूल गए वक्त कि जब चपड़ासी और पता नहीं जब हाथ जोड़ जोड़ के कहते थे और कस्में खाई जाती थी कि हम तो किसी को चपड़ासी ना रखें, आज वो लखते जिगर और दिल के जिगर और टुकड़े और ब्लू आई बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये सब तमाम चीजें जो उनसे ये भी सामने रखनी चाहिए। और आज आलू का काश्तकार बेचारे जो हैं वो टोकरियां से जाके एहतजाज कर रहे हैं, तो ये चीज। और रही बात एंकर्स की, तो आप देखिए हसन निसार ने जो कल कहा वो किसी से छुपा नहीं, और भी मुख्तलिफ एंकर्स जो बात कर रहे हैं, और जो बेचारा कोई एंकर बोलने लगता है फिर उनके साथ क्या कुछ होता है ये भी हम सब जानते हैं कि गुज़िश्ता 2-3 दिन में जो एंकर्स कुछ है उनके साथ किस तरह की गुफ्तगू हुई। मिनी बजट का एक नया तोहफा। और रही बात ये भी तो जमहूरियत मेरे ख्याल में काफी हसीन जमहूरियत हम देख रहे हैं। दूसरी जो उनसे आपने भी बात की कि एक कोशिश की जा रही है नाकाम या टूटी फूटी, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। किस कोशिश की ये बात कर रहे हैं? ये वो आपने जो शुरू में 7 नाम कहे थे, 7 का डिजिट मुझे लगता है वैसे पीटीआई को बहुत पसंद है, क्योंकि शायद 7 आसमान, 7 मौसम और कुछ इस तरह की कहानी, शायराना अंदाज आपका भी लग रहा है और इसलिए 7 का हिस्सा आ गया। लेकिन मसला यह है कि ना तो 7 वो नाम निकले, ना वो आज तक एनआरओ आए। हर एक पार्टी जो अपोजिशन के जो लोग जिनके ऊपर इल्जामात हैं, आई विल रिपीट इल्जामात, अभी जो इल्जामात हैं वो साबित नहीं हुए और हमें पहले किसी ने मुजरिम बना दिया। तो ये शायर तो खैर आप दोनों हैं, लेकिन खैर मुझे भी एक शायर आ रहा है, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगी कि कौन सी कोशिश की बात कर रहे हैं, कौन सी कोशिशें हमने करनी है। जो कुछ होना था वर्ष से वर्ष तो हो चुका, अब किस कोशिश की बात करें। अब तो कोशिश अपनी करें कि किस तरह से बचना है और किस तरह से चलना है, क्योंकि हम तो चाहते हैं। राइट मैडम, यहाँ मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल एक याददाश्तों की दुरुस्तगी के लिए खास तौर पे मोहतरमा सादिया सुहेल साहिबा से मैं ये अर्जदाश्त पेश करने की जिसारत चाहूँ। आप ज़रा खुसूसी तवज्जो दीजिएगा। असद उमर साहब हुकूमत में आने से पहले, वज़ीर ख़जाना बनने से पहले तुले हुए थे कि पेट्रोल 50 रुपए में दूंगा, तुले हुए थे कि सीएनजी का कोई बहरान मुल्क में या गैस का कोई बहरान नहीं होना चाहिए,
तुले हुए थे कि गरीब आदमी मर जाएगा अगर बिजली की कीमतें बढ़ा दी। ताहम ये वही असद उमर साहब हैं कि जिनके होते हुए, उनके वजारत खारजा के खजाना के मुतमक्किन होते हुए, उनकी नाक के ऐन नीचे गरीबों का दिल भर के तसल्ली से डिटेल में फालूदा निकाला जा रहा है। लेकिन असद उमर साहब हैं कि उनके माथे पर कोई शिकन तक नमूदार नहीं होती। ये एक मुख्तसर सा सवाल है। नाजरीन, जाएंगे कमर्शियल ब्रेक पर, वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि मैम से उसका जवाब हासिल कर सकें। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। डायरेक्ट बगैर वक्त का ज़िया किए सादिया सुहेल साहिबा के पास जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे कोई तसल्ली आमेज़, तशफ़ी आमेज़, कंप्रीहेंसिव किस्म का स्वॉलोएबल जवाब हासिल करने की कोशिश कर सकें कि वो असद उमर, वो हैरत अंगेज़, वो कॉम्पिटेंट इनफ असद उमर कि जो 50 रुपए पे पेट्रोल देने पर तुले थे, जो चाहते थे कि तमाम गरीबों को फ्री फोकट में बिजली की जो है वो कीमतें उनको मुयस्सर आएँ, वो जो चाहते थे कि सीएनजी का बहरान सर ना उठाने पाए, वो जो चाहते थे कि मुल्क पता नहीं क्या से क्या बन जाए। अब जब असद उमर साहब को कुदरत ने लॉटरी लगाई दी है तो क्यों वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? क्यों वो हर बार एक नया लॉलीपॉप एक नए रैपर में बेच के वो निकल जाते हैं? मोहतरमा सादिया सुहेल साहिबा, आपका जवाब। जी, सबसे पहले मैं थोड़ा बात कर लूं पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद। मैम, अगर आप डायरेक्ट मेरे मुद्दे पे आएंगी तो यकीन जानिए दिल की गहराइयों से आपका मुरीद हो जाऊंगा। आप मेरे मुरीद बन जाइए क्योंकि मैं मुद्दे पे आ रही हूँ। आप सबसे पहले तो ये देखिए कि असद उमर ने जो बात की थी इससे पहले, मिनिस्टर बनने से पहले, हुकूमत में आने से पहले, जो उन्होंने आपने जो बयान अभी दोहराया वो बिल्कुल सही बात थी। वो उनकी खलूस नीयत थी, वो यही होना चाहिए और यही होगा। अभी सफ़र का आगाज़ है। उनको इतना गुमान नहीं था कि जिस हद तक तो वो नेगेटिव सोच सकते थे, उन्होंने सोचा बड़े पॉजिटिव आदमी है, इस हद तक जा ही नहीं सके कि मुल्क का हाल इतना ख़राब होगा, अदारे इस हद तक बर्बाद हो चुके होंगे, इतने ज़ेरे बार होंगे और आपकी बिजली जो है उसको टेम्परेरी बेसिस पे, कभी रेंटल पे चलाया गया और कभी किस तरीके से, इन तमाम मसाइल का परमानेंट सोल्यूशन पे कभी किसी ने काम ही नहीं किया। इनको निपटने के लिए, हाँ मैं मानती हूँ इस टाइम बिजली की कीमत भी ज़्यादा है, गैस की कीमत भी बढ़ी है, तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन मुझे इससे बिल्कुल इनकार नहीं है और ना ही मैं अच्छा समझती हूँ कि हम जो चीज़ें हो रही हैं उसको फेस भी करना चाहिए, उसका जवाब भी देना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं नाउमीद बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे पता है जो असद उमर ने कहा था वो करके दिखाने की सलाहियत रखता है। हाँ, हमें टाइम ज़रूर चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि हथेली पे सरसों जम जाएगी, हमें अभी आँख खुलेंगे सुबह तो सब बदला होगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। ये हमारा हक भी है। जिन लोगों पार्टियों को आपने 30-30, 35-35 साल दिए, आप हमें साल 2 साल ज़रूर दें ये देखने के लिए कि आया जो हमने दावे किए थे हम उस पर पूरे उतरते कि नहीं उतरते। मैं उस सियासत की कायल नहीं हूँ कि आप खंबे को वोट दें, आप बंद करके लोगों को सिलेक्ट करें। मैं सियासत की कायल हूँ और लेकिन इसके साथ साथ मुझे मेरे प्राइम मिनिस्टर का अपने चेयरमैन पे इतने विजन पे आंखें बंद करके यकीन है, जैसे ये यकीन है कि इस टाइम रात है और आप कराची में बैठे हैं और मैं लाहौर में बैठी हूँ। इसी तरह मुझे अपने वज़ीर आज़म पे, उसके वज़रा की कैपेबिलिटी पे भी, सलाहियत पे भी, उनकी नेक नियति पे भी पूरा यकीन है। जो हमने कहा है करके दिखाएंगे। टेम्परेरी इश्यूज हैं, इस टाइम चाहिए कि जो ये आपस के गठजोड़ कर रहे हैं उसके बजाय एक साथ खड़े हो जाएं। आप निदा फाजली कुछ कह गए थे, इजलास देके निदा फाजली कुछ कह गए थे, हुकूमतों का बदलना तो कुछ मुहाल नहीं, हुकूमतों का बदलना तो कुछ मुहाल नहीं, हुकूमतें जो बदलता है वो समाज भी हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए रोना पीटना भी नहीं। ताहम आपने जो लॉलीपॉप मुझे दिया, ताहम जो आपने लॉलीपॉप मुझे दिया उस पर निदा फाजली ने यह कहा था, रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों, कभी तो आज भी हो।
आपको एमपीए बनना है तो आज बनना है, आपको मिनिस्टर बनना है तो आज बनना है, आपको प्रोटोकॉल मिलना है तो आज मिलना है। उस्मान बुज़दार को 2 करोड़ 21 रुपए के लिए उस्मान बुज़दार को 2 करोड़ 21 रुपए की ग्रांट जारी होगी, वो भी हेलीकॉप्टर के लिए, तो वो आज होना है। मैम, जब मैं बात करता हूं बिजली और गैस की तो बहुत माजरत के साथ वो 2 साल चाहिए, 2 साल में तो खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक। मैं आप तक फिर आता हूं इंशाअल्लाह ताला, कोशिश करूंगा। चाहिए का टाइम मैम देखिए मैं आपकी तरफ आऊंगा इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा। अभी फिलहाल 1-1 टाई हो गया है। अच्छा, अब मुझे गुल मोहम्मद जाकरानी साहब के पास जाना है। सर, ये मुझे बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने 332 अरकान पार्लियामेंट सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, वजीर सेहत आमिर कियानी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी, वजीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी, वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर, सदाकत अली अब्बासी और शौकत यूसुफजई समेत दर्जनों मसीहाए कराम इस एक लिस्ट में हैं। सर, जिन लोगों की मैंने नाम लिए उनमें से कोई भी हल्का आदमी नहीं है। मैं आम लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा, आम एमएनए एमपीओ की तो बात ही नहीं कर रहा। मतलब ये चिराग तले अंधेरा, अगर मैं अपने अकाउंट को जाहिर ना करूं तो नैब आती है, कोई कानून का इदारा आता है, कोई और ठेकेदार आता है, वो मुझे घर से ले जाता है। लेकिन ये जो ज़ोएमाए कराम है, ये जो मसीहाए कराम है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अभी रुकनियत मुअत्तल कर दी है, उसके बाद झक मार के ये कोई झूठा सच्चा डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे और इनकी गुलो खलासी हो जाएगी। मतलब गरीब आदमी वहां पे भी पिसना है, यहां पे इनको भी। मतलब गरीब आदमी 250 रुपए के एक केस में 15-15 साल अदालतों में जलील होता है यहाँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ये क्या मतलब, ये कौन सी जमहूरियत है? मतलब जरा बताइएगा, कोशिश करूं मैं आपसे समझने की। देखो, ये इनका जो कहते हैं कि हम बड़े फरिश्ते हैं, ये वो फरिश्ते हैं। इसी वजह से वो इलेक्शन कमीशन के सामने जवाबदार नहीं है, ये नेब के सामने जवाबदार नहीं है। इसका जो अलीम खान है वो भी नेब से बालातर है, इनकी जो मोहतरमा है हमारी बाजी अलीमा खान वो भी उनसे बालातर है, और परवेज़ खटक साहब भी इनसे बालातर है, महमूद खान उनसे बालातर है। इनको इसी वजह से ये खुद समझते हैं हम जो हैं बिल्कुल पाक पुत्र हैं। जो आपने अभी मिसाल दी है, अभी जो हमारा सिंध को फतेह करने के लिए आया था वो फवाद चौधरी, वो भी उस ज़मरे में आता है, यहाँ आकर बातें करता है, वो इलेक्शन कमीशन तक नहीं पहुँच सकता है। ये उसकी नाअहली जाहिर होती है। इन लोगों में एफिशिएंसी नहीं है, इनमें कोई सलाहियत नहीं है, ये कैसे मुल्क को चलाएंगे? ये तो 6 महीने में फंस गए हैं और दूसरों पे तनकीद करते हैं। मोहतरमा, पहले मैं सुन रहा था, हमारी काबिल एहतराम है, वो जो कह रहा था कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया, फलां ने क्या किया, हमने 6 महीने में बड़े गुल खिलाए। मोहतरमा को शायद पाकिस्तान के हिस्ट्री का पता नहीं है। ये मुल्क जिसमें हम चल रहे हैं वो पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। आपके इल्म में होगा, तारीख का एक हकीकत है कि 71 के बाद हमारा मुल्क 2 लाख बन चुका था और यहाँ हमारे 19,000 सोल्जर जेलों में चले गए थे, और उसके अलावा काफ़ी हमारा इलाका भी हमारे दुश्मन के कब्जे में आ गया था। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो था जिसने इस सर्कमस्टेंस में आके इस मुल्क को संभाला, इस मुल्क को इस्तेहकाम दिया, और इस मुल्क जो 25 साल तक बगैर आइन के चल रहा था, उस मुल्क को एक आइन दिया यूनानी मसली, जिसमें सारे अकाइयों को उन्होंने किया, मुत्तहद किया। और ये मुल्क जो टूटा फूटा मुल्क था, हम अगर कहें कि ये एक पुराना पाकिस्तान, एक नया पाकिस्तान, ये जो नया पाकिस्तान है ये भुट्टो साहब का पाकिस्तान है। उसके बाद उनकी जो शहादत हुई, आमिरों और डिक्टेटरों ने गरीब और मजलूमों को अकेला करने के लिए, उनकी हड्डियां खाने के लिए भुट्टो साहब की शहादत हुई, तो उसकी बेटी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब ने इस मुल्क के लिए जलावतनी में, जेल में, कहीं भी बड़ी स्ट्रगल चलाई है, और वो भी उसी राह पे कुर्बान हो गई है, शहीद हो गई यहाँ के अवाम के लिए। यहाँ के जो ये जो मोहतरमा करें, इनके जो लीडरशिप है उसने कभी अंगुली भी नहीं कटाई है। ये इस मुल्क के लिए क्या 6 महीने में उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो इसी वजह से हम ये समझते हैं कि अभी ये जरूरत है कि इसको हम, जैसे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कल कहा कि हम इनके लिए नहीं कहेंगे, हम इनको गिराएंगे। ये खुद गिर रहे हैं अपने अहमालों से, और उनके अलावा खुद आइसोलेशन में चले जा रहे हैं। जैसे मोहतरमा रुमीना खुर्शीद साहिबा, पार्टी के अंदर, इनके पार्टी के अंदर जालिम वक्त धोखा दे जाए, अभी असद के खिलाफ है, कोई किसी के खिलाफ है, टुकड़ों में बट गए। अभी तो 6 महीने हैं, अभी आगे आगे देखिए होता है। मोहतरमा रुमीना खुर्शीद साहिबा के पास जाने दीजिएगा। मोहतरमा, ये मुझे बताइएगा, ये जो आर्जी एक इखराज हुआ है नाम का हमजा शहबाज साहब के, वो भी 10 दिन के लिए, इस एक लॉलीपॉप से आप खुश हैं, मुतमईन हैं? मतलब दिलपशौरी के लिए इतना बहुत है, या अभी उस एक केस का भी खुमार अभी है
जिसमें नवाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया गया था, हालांकि एक केस ऑलरेडी वो भुगत रहे हैं, तो बाहर तो नहीं आ रहे, वो क्या कहेंगी? पहली बात तो ये कि नूर आज आपको लॉलीपॉप बहुत याद आ रहा है। दूसरी बात ये कि खुमार में हम नहीं रहते, हम तो चाहते हैं कि दिल का करार भी रहे और करार मिलता भी रहे। और शेर आप लोगों को सबको बहुत आ रहा है, तो एक मैं अपना ज़ाती शेर ज़रूर कहूँगी उन लोगों को जिनको लगता है कि अवाम एक मजाक है, और उनके लिए कि तुम तो वक्त की धार से भी तेज़ निकले, तुम तो वक्त की धार से भी तेज़ निकले, वक्त ने तो एक धार मारी जालिम, तुम तो दो धारी तलवार से भी तेज़ निकले। इसलिए कि आप जगह जगह कहीं ना कहीं कट मारते हैं, वो क्या कहते हैं, यू टर्न्स लिए जाते हैं, कहीं कट मार देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, और फिर कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और रही बात केसेस की, तो केसेस ये आपने देखा कि इसके ऊपर क्या चीज़ अदालत ने कही। उन्होंने कहा कि क्या इसका मतलब है कि फिर नैब जो है वो अदारे चलाना शुरू, हुकूमत चलाना शुरू कर दे, पार्लियामेंट चलाना शुरू कर दे? तो आई थिंक कि जब तक कोई चीज़ प्रूव नहीं हो जाती, और हमजा शहबाज भी उसी खानदान का हिस्सा है कि जिनके जो बड़े हैं वो अपने केस को, अब उनको अंदाज़ा था कि सज़ा है, तो अपनी बेटी के हमरा वापस आए थे। तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, और ना ही कोई ये बिल्कुल एक हक था, एक सच था जिसकी इजाज़त अदालत ने दी, और वो गए और वो इंशाल्लाह जाएंगे और वापस भी आएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें कोई खुमार नहीं है। इंशाल्लाह जिनको खुमार है वो अभी खुमारी जिनके ऊपर है वो आप देख ही रहे हैं कि उनकी खुमारी निकल ही नहीं रही। अभी तक वो करार में है, और कभी वो कहते हैं हम ये कर देंगे, कभी हम कहीं का। आप इनका अंदाजा जमहूरियत का ये लगाएं कि वो अभी से जुम्मा 8 दिन उनको हुए नहीं आए हुए गवर्नमेंट में, और अभी से वो सूबों में कहीं ना कहीं फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इस तरह करने से शायद वो बहुत बड़ा मार्का। मुझे अनफॉर्चुनेटली वाइंड अप की तरफ जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं छोटी सी बात मोहतरमा सादिया सोहेल साहिबा से, मैम मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, अगर आप जवाब दे पाएं, 5 साल पूरे हो पाएंगे? इंशाल्लाह ना सिर्फ 5 साल होंगे, अगले 5 साल भी हमारे ही हैं। ये है आज की वो ब्रेकिंग खबर, ब्रेकिंग न्यूज है जिस पर आज का प्रोग्राम हंसते हंसते वाइंड अप कर देने को, बल्कि अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर देने का है। नाजरीन, इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमारे तमाम मौजूद मेहमानों को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।